So basal ganglia. Ganglia is a group of nuclei. ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं गैंग्लिया. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स के नीचे जो गैंग्लिया न्यूक्लियाई होते हैं उनका ये ग्रुप होता है. ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? फोर ब्रेन में और अपर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम में. ये इम्पॉर्टेंट मोटर फंक्शंस होते हैं इनके. बेसल गैंग्लिया मेनली रिस्पॉन्सिबल है मोटर फंक्शंस के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं हेड गैंग्लियन ऑफ मोटर कंट्रोल. और ये थैलेमस से लेटरली लोकेटेड होता है. इसमें 5 मेन न्यूक्लियस इंक्लूडेड होते हैं. कौन कौन से? कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडिस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा. जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम या नियोस्ट्रिएटम. यही मेनली जो बेसल गैंग्लिया है इसका मेन कंपोजिशन यही फॉर्म करता है. पुटामेन और ग्लोबस पैलिडिस को अगर हम मिला के बोलेंगे लेंटिकुलर न्यूक्लियस, और सिर्फ ग्लोबस पैलिडिस को हम बोलेंगे पेलियोस्ट्रिएटम. और जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो रिच होता है कॉपर में. दिस इज़ द जनरल डायग्राम. सजाइटल सेक्शन में हम देख सकते हैं. सो दिस इज़ द थैलेमस. थैलेमस के लेटरली ये पूरा सिचुएटेड है. ये पूरा क्या है? बेसल गैंग्लिया. बीच में है ग्लोबस पैलिडिस, इसके अराउंड है पुटामेन, और ये पूरा है कॉर्डेट. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्डेट हेड और कॉर्डेट टेल. टेल जो है वो एंड कहाँ पे होती है? एमाइगडालॉइड न्यूक्लियस में. यहाँ पे थैलेमस के नीचे होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, एंड यहाँ पे है सब्सटेंशिया नाइग्रा. ना इसके कनेक्शंस, जो बेसल गैंग्लिया है वो बहुत ही एक्सटेंसिव इंटरकनेक्शंस होते हैं उसके, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और थैलेमस, इन दोनों के साथ. तो इसके 3 टाइप के कनेक्शंस हम मानेंगे: एफरेंट, इंटरन्यूक्लियर और इफरेंट. एफरेंट वाले वो होंगे जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस से बेसल गैंग्लिया के पास आ रहे हैं. इफरेंट वो होंगे जो कि जो बेसल गैंग्लिया है वहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस को जा रहे हैं. और इंटरन्यूक्लियर, जो हमने अभी 5 टाइप के न्यूक्लियस देखे थे, उनके आपस में जो कनेक्शंस है उन्हें बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, जो एफरेंट कनेक्शन है वो सारे के सारे एक्साइटेटरी है, और जो इफरेंट कनेक्शन है वो सारे के सारे इनहिबिटरी है, और जो इंटरन्यूक्लियर है वो सब टाइप के मिक्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफरेंट. दिस इज़ द जनरल डायग्राम ऑफ बेसल गैंग्लिया. ऑल टाइप के न्यूक्लियस दिख जाएंगे. सबसे पहले थैलेमस है, ये पूरा थैलेमस है. तो थैलेमस के जो 4 न्यूक्लियस होते हैं वो सारे इसमें दिख जाएंगे. वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस, दिस वन. दिस इज़ वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस. दिस इज सेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, एंड दिस इज मीडियो डॉर्सल न्यूक्लियस. इसके लेटरली ये सब अरेंज्ड है बेसल गैंग्लिया. दिस वन इज़ द कॉर्डेट न्यूक्लियस. फर्स्ट वन जो हमने देखा था ये पुटामेन, जो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नियोस्ट्रिएटम, या ठीक है, या कॉर्पस स्ट्रिएटम. ये पुटामेन के नीचे अंदर ग्लोबस पैलिडम है, जिसका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट. ये थैलेमस के नीचे सबथैलेमिक न्यूक्लियस, और उसके नीचे है सब्सटेंशिया नाइग्रा, या जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्स कॉम्पैक्टा एंड पार्स रेटिकुलाटा. अब इसमें एफरेंट में भी हमने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ जो एफरेंट फाइबर्स है उनमें सिर्फ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स आते हैं. तो एफरेंट हमने क्या बोला कि वो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस से आ रहे हैं. तो ये रहा सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, और ये 1 2 3 जो है ये कहाँ से आ रहे हैं? थैलेमस से आ रहे हैं. तो दोनों जाएंगे कहाँ पे? इनका मेन पॉइंट जो एंड होने का है वो है नियोस्ट्रिएटम. नियोस्ट्रिएटम में कौन कौन है हमारे? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन. तो यहाँ से एक हमने भेज दिया कॉर्डेट न्यूक्लियस से, एक हमने भेज दिया पुटामेन से. कहाँ से आ रहे हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और जो थैलेमस से तीनों मिला के जो आ रहे हैं वो भी हमने एक भेज दिया कॉर्डेट में, एक भेज दिया पुटामेन में. और ये सारे एक्साइटेटरी है और ये सारे कोलिनर्जिक है. मेन अगर हम बात करें थैलेमस जो बेसल गैंग्लिया है उसकी, तो उसमें जो मेन एक्साइटेटरी फाइबर होता है वो ACH होता है, और जो मेन इनहिबिटरी होता है वो डोपामीन और गाबा होता है. वो भी हम देख लेंगे. एंड देन वील टॉक अबाउट इंटरन्यूक्लियर कनेक्शंस.
इंटरन्यूक्लियर यानी जो न्यूक्लियस के आपस में हो रहे, जो 5 टाइप के न्यूक्लियस हमने देखे थे। सो सी, इसमें थैलेमस में से कुछ भी नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है और पुटामिन, ये दोनों हमने मेन देखे। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो किसको भेजेगा, ये दोनों एक ही का पार्ट है तो ये आपस में नहीं भेजेंगे। तो याद रख लो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस कहाँ भेजेगा, एक इसने भेज दिया जो ग्लोबस पैलिडिस है उसके दोनों पार्ट्स को दे दिया, एक जाके उसने सब्सटेंशिया निग्रा के पार्ट्स रेटिकुलाटा को दे दिया, आउटर मोस्ट। ठीक है, इसमें इसको याद करने का एक तरीका है कि याद रखना जो पार्स कॉम्पैक्टा है वहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, वहाँ से डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्रैटल ट्रैक्ट होता है, इस वजह से वहाँ पे और कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। ओके, तो ये खाली छोड़ना में, ये सिर्फ डोपामिन के लिए स्पेशली हमने बचा के रखा है। तो यहाँ से जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है यहाँ से हमने भेज दिया किसको, एक तो हमने दोनों पार्ट दे दिए ग्लोबस पैलिडिस के और एक पार्ट्स रेटिकुलाटा को दे दिया। फिर आती है पुटामिन की बारी, इससे भी हमने इस दोनों को दे दिया और पार्ट्स रेटिकुलाटा को दे दिया। अब बचा इसका एक्सटर्नल सेगमेंट और ये जो सबथैलेमिक है, ये दोनों आपस में अपना काम करते हैं। तो ये इसको देगा इनहिबिटरी, ये इन दोनों को दे देगा एक्साइटेटरी। सबथैलेमिक जो है ये एक्साइटेटरी दे देगा, पर इसमें जो एक्साइटेटरी है वो कोलिनर्जिक नहीं है, उसमें ये कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड वाला है, जो इतना कॉमन नहीं है। उसके बाद मेन जो है ये डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्रैटल ट्रैक्ट है, जो कि पार्स कॉम्पैक्टा से जो मेन चीज़ है हमारी, जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन है, इन दोनों को इनहिबिटरी सिग्नल देता है डोपामिन। ओके, और इनहिबिटरी एक गाबा, तो 2 टाइप के इनहिबिटरी इसमें हमने देख लिए, डोपामिन और गाबा, और एक एक्साइटेटरी देख लिया जो कि ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद इफरेंट कनेक्शन सारे के सारे मैंने बोला था इनहिबिटरी है। जो इफरेंट कनेक्शंस है तो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस से किसने जाएंगे, थैलेमस में। तो इफरेंट हमने लास्ट में पढ़ा है, तो लास्ट में जो बचे हैं उनके थ्रू हमें थैलेमस में भेज देना है। तो सी, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्स कॉम्पैक्टा में, वो क्या है, डोपामिन। तो हम इससे कोई और फाइबर नहीं निकालेंगे। यहाँ से जो इंटरनल सेगमेंट है ग्लोबस पैलिडिस का, वहाँ से हमने भेज दिया कहाँ पे, एक हमने भेज दिया मीडियल सेगमेंट में और एक हमने भेज दिया वेंट्रो एंटीरियर सेगमेंट में। यहाँ से रेटिकुलाटा से भी हमने एंटीरियर सेगमेंट में भेज दिया। ठीक है, एक यहाँ से रेटिकुलाटा में जाता है हेबेन्यूला और सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में। हेबेन्यूला क्या है, हेबेन्यूला जो पीनियल ग्लैंड होता है उसके आसपास के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती है, उन्हें हम हेबेन्यूला बोलते हैं, जो कि पेन प्रोसेसिंग, स्लीप वेक साइकिल, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इन सब में इन्वॉल्व होती है। और एक उसका जाता है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई हमने विजन में देखा है बहुत बार। तो ये जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है उसकी रूफ पे प्रेजेंट होता है ऊपर मिड ब्रेन के, और ये ट्रांसफॉर्म करता है जो सेंसरी इनपुट है उनको मूवमेंट में। तो मेनली ये किसके लिए होता है, आई के लिए। ये सारे के सारे क्या है, इनहिबिटरी, गाबा। ओके, नाउ एक फीडबैक सर्किट होता है इसमें। फीडबैक सर्किट यानी जहाँ से सिग्नल शुरू किया है वहाँ पे वापस चला जाए। तो इसमें वो किस में होता है, बेसल गैंग्लिया और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में। कैसे, सी, नियोस्ट्रिएटम जो था उसी के पास सिग्नल्स आ रहे थे सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस के। वो किसको भेज रहा है, इंटरन्यूक्लियर कनेक्शंस के थ्रू वो ग्लोबस पैलिडिस को भेज रहा है। ठीक है, और जो सब्सटेंशिया निग्रा का रेटिकुलर पार्ट है उसको भेजता है। वो वापस किसको भेजता है, एफरेंट के थ्रू थैलेमस में, थैलेमस फिर से भेजता है कॉर्टेक्स में। तो ये एक फीडबैक सर्किट बन गया है। ओके, नाउ बेसल गैंग्लिया में भी कनेक्शंस हमने पढ़े, सेरेबेलम में भी कनेक्शंस होते हैं, और दोनों ही बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोटर फंक्शंस के लिए। तो इन्हें हम बोलते हैं कि दोनों मोटर फंक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं बट डिफरेंट वेज में। तो इन दोनों के कनेक्शंस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, ये हम पढ़ेंगे, दोनों की दो।
सिमिलैरिटीज़ में दोनों ही रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सारे पार्ट हैं उन सब से इनमें इंफॉर्मेशन आती है और वापस वो भेजते हैं कॉर्टेक्स में वाया वेंट्रोलेटरल या वेंट्रो एंटीरियर थैलेमस। हमने देखा था इफरेंट एंटीरियर में जा रहे थे और लेटरल में जा रहे थे और इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों मोटर फंक्शंस को। डिसिमिलैरिटी क्या है, सेरिबेलम में इनपुट आता है स्पाइनल कॉर्ड का भी, बट हमने बेसल गैंग्लिया में ऐसा कुछ नहीं देखा। एक तो ये हो गया और एक है सेरिबेलम का एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, वेल बेसल गैंग्लिया का इनडायरेक्ट है। एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज क्या होते हैं, वो जो ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड तक मोटर फाइबर्स कैरी करते हैं। किस लिए? इनवॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ मस्कुलेचर के लिए। नाउ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है। इम्पॉर्टेंट ये है मेन तो कि प्लानिंग और प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेसल गैंग्लिया प्लानिंग और प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट करता है। कैसे? दो चीज़ें इसमें पार्ट लेती है। सब थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है, जो अभी हमने देखा था सब थैलेमिक, वो इन एक्साइटेटरी इनपुट भेजता है ग्लोबस पैलिडिस को, वो वापस आउटपुट भेजता है सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को। ये जो सर्किट चल रहा है ये स्मूथ और एप्रोप्रिएट स्टेट में रखने के लिए काम आता है मूवमेंट को, ठीक है। अब बेसल गैंग्लिया की अगर एक्टिविटी कब बढ़ती है, जब मूवमेंट स्लो और स्टेडी हो, और कम हो जाएगी जब मूवमेंट बहुत रैपिड और स्कैडिक मूवमेंट हो। स्कैडिक यानी कि जो हमने आई में देखा था, आई फटाफट से लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ऐसी होती है, उन्हें स्कैडिक मूवमेंट बोलते हैं। मेन एक्साइटेटर हमने बात की थी ACH है, बेसल गैंग्लिया का इनहिबिटर है गाबा एंड डोपामिन। ये इनहिबिट करता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मसल टोन। अगर ये मसल टोन को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगी? रिजिडिटी। ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है मसल टोन को, जिसकी वजह से अगर ये इनहिबिट करेगा तो रिजिडिटी नहीं होगी। इस वजह से अगर हम बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर देते हैं तो रिजिडिटी होती है, और ये किसके थ्रू होता है? मेन जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है कॉर्डेट न्यूक्लियस। रिजिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इस वजह से याद रख लो कि इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस जो है, जो कि कॉर्डेट, वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद रेगुलेट सबकॉन्शियस ग्रॉस मूवमेंट बाय नियोस्ट्रिएटम। जो नियोस्ट्रिएटम है वो क्या करता है? सबकॉन्शियस मूवमेंट्स के लिए होता है। इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव प्रोसेस बाय कॉर्डेट न्यूक्लियस। अगेन कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं उसको समझते हैं, उन प्रोसेस को कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं, तो वो ऑब्वियसली कॉर्डेट न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस में लेजन्स आ जाए तो वो हमारा परफॉर्मेंस डिस्टर्ब कर देगा टेस्ट में। साथ में डिसएथरिक एफेजिया भी हो जाएगी, यानी कि हम वर्ड्स को जोड़ नहीं पाएंगे, आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे। एप्रोप्रिएट मसल टोन फॉर स्किल्ड मूवमेंट्स बाय ग्लोबस पैलिडिस। स्किल्ड मूवमेंट अगर हमें चाहिए तो ग्लोबस पैलिडिस स्किल्ड है, हमें तब नॉर्मल बात नहीं करें, स्किल्ड मूवमेंट की बात करें तो ऐसा समझ लो ग्लोबस पैलिडिस। सब्सटैंशिया निग्रा सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल्ड मूवमेंट्स। Control of normal, autonomic and associated movements like swinging of arms during walking and ये ये movements जो होते हैं वो initiate कौन करता है? मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 6। अब इसकी डिजीज़ेस मेन इससे रिलेटेड, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड 6 डिजीज़ेस है, जो कि है पार्किंसन, कोरिया एंड एथोसिस, हंटिंगटन्स, हेमीबैलिज्म, विल्सन्स डिजीज़, कैर्निक टेरेस डिजीज़। मेन डिजीज़ इसकी कौन सी है? पार्किंसन डिजीज़ इज़ द मेन डिजीज़, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पार्किंसन डिजीज़ जो है उसका मेन फीचर्स है रिजिडिटी, ट्रेमर्स, वीकनेस ऑफ मूवमेंट्स। रिजिडिटी होती है, ट्रेमर्स होते हैं और मूवमेंट वीकनेस होती है, 3 इसके मेन फीचर्स है। होती कब है ये? लेट मिडिल एज में होती है। होती किस वजह से है? ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्टैटल ट्रैक्ट, उसमें डीजनरेशन की वजह से। लाइक हमने ये देखा था
ये जो डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्टैटल ट्रैक्ट है, इनमें डीजनरेशन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन जो है डोपामिन की वो कम हो जाएगी इस सिस्टम में। इस वजह से जो फाइबर्स है पुटामिन में वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होके, क्योंकि फाइबर्स किसको दे रहा था, ये पुटामिन को ही दे रहा था, इनहिबिटरी फाइबर्स और कॉर्डेट को। तो मेनली किसको अफेक्ट करता है, ये पुटामिन को। ये वाले फाइबर्स बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट हो जाते हैं। हो किस किस कंडीशंस में हमें पार्किंसन देखने को मिल सकती है, या तो उसका कॉज अननोन ही हो, ठीक है, प्राइमरी आइडियोपैथिक यानी उसका कॉज अननोन है, या फिर सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सॉरी, या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनसेफेलाइटिस, या फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कुछ ड्रग्स, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स होती है जो कि D2 डोपामिन रिसेप्टर जो होता है पुटामिन में उसको ब्लॉक कर देती है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डोपामिन और डोपामिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एजिंग के साथ साथ जो बेसल गैंग्लिया में ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स और डोपामिन है ये एज के साथ साथ कम होते रहते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी। पर पार्किंसन के सिम्टम कब आएंगे, जब वो 60 to 80% लॉस हो जाए, और ये जो लॉस होता है वो ज़्यादा जल्दी मेल्स में होता है, इसलिए ये कॉमन किस में है, मेल्स में। अब इसके जो फीचर्स है रिजिडिटी, ट्रेमर्स, वो हम अलग अलग से देखेंगे। फर्स्ट इज रिजिडिटी, यानी ये किसको अफेक्ट करता है, रिजिडिटी मेनली जो लॉन्ग मसल्स है यानी कि जो लिम्स की मसल है उनको अफेक्ट करता है, यानी बाइसेप्स, नी फ्लेक्सर्स, इन सबको। इसमें जो पोस्चर है वो फ्लेक्जन एटीट्यूड का हो जाता है, यानी बैक भी फ्लेक्स्ड है, आर्म्स भी फ्लेक्स्ड है, एडक्टेड है, और नीज जो है वो बेंट है। सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उसका। जो नॉर्मल पार्किंसन अगर हम देखें, हाथ में रिपीटेटिव पिल रोलिंग मूवमेंट, पिल रोलिंग क्या होता है, कैसे ऐसे ऐसे पिल रोलिंग चलता रहेगा, ओके। स्मॉल स्टेप्स, जल्दी जाते हैं वो लोग बट स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं गिरने से बचाने के लिए। और परसिस्टेंट ट्रेमर्स इन हैंड, ये जनरल व्यू है पार्किंसन में जो होता है। इसमें अर्ली स्टेज में तो क्या होगा कि कॉगविल रिजिडिटी आएगी, यानी कि लिटिल जर्क्स आते रहेंगे, लिटिल लिटिल कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे। एडवांस में बिल्कुल स्टैचू लाइक बन जाएगा वो। दोनों ही इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मूवमेंट करने में उसको प्रॉब्लम होगी। कॉजेज़ क्या है रिजिडिटी के, जो गामा इफरेंट्स होते हैं जो मसल सप्लाई करते हैं उनका डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तब ये होता है। ये गामा इफरेंट्स करते क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन अलाउ करते हैं। अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा और रिजिडिटी ही होती है। नाउ एक्टिविटी जो होती है नियोस्ट्रैटम की वो इन्फ्लुएंस होती है दो चीज़ों से, एक से एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है कोलिनर्जिक से, और इनहिबिटरी आ रहा है डोपामिनर्जिक से, ठीक है। सो नॉर्मली दीज टू, ये जो दोनों है ये बैलेंस रहते हैं। लाइक सी, ये नियोस्ट्रैटम के पास दोनों आ रहे थे कॉर्टेक्स से, कोलिनर्जिक, एक्साइटेटरी, और डोपामिनर्जिक जो कि सिर्फ नियोस्ट्रैटम यानी कॉर्डेट और पुटामिन के पास जा रहे थे। तो ये दोनों नॉर्मली बैलेंस रहते हैं, ठीक है। अपोजिट इफेक्ट है, बैलेंस्ड एक्टिविटी होती है। लैक ऑफ डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, डोपामीन का जो वो ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक्टिविटी कम हो जाएगी ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा, शिफ्ट्स बैलेंस टूवर्ड्स एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक फाइबर्स। तो ऑब्वियसली कोलिनर्जिक वाली जो एक्साइटेटरी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर काइनेटिक फीचर्स हो जाएंगे। ट्रेमर्स क्या होते हैं, ट्रेमर्स जो है 85% ऑफ पेशेंट्स में ट्रेमर्स प्रेजेंट होते हैं। रेगुलर रिदमिक ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल्स, ये इसकी रेट याद रखना, 6 to 8 times per second। इसी में जो हमने ये पिल रोलिंग मूवमेंट देखा था ये ट्रेमर्स में होता है। पिल रोलिंग मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थंब ओवर 2 fingers, पिल रोलिंग करते रहेंगे आप देखना, इसी टाइप के मूवमेंट्स को हम ट्रेमर्स कहते हैं।
कॉमन साइट्स क्या है ट्रेमर्स की? ऑब्वियसली फिंगर्स तो होगी, अभी हमने देखा, हैंड्स, लिप्स, टंग, छोटे छोटे पार्ट्स। प्रेजेंट एट रेस्ट, जब हम ऐसे खाली बैठे होंगे ना, तब हम ऐसे ऐसे, जो मतलब पार्किंसन वाला पेशेंट होगा वो खाली बैठे बैठे ऐसे 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 करता रहेगा, पर अगर वो कोई काम कर रहा है तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, तब ये मूवमेंट नहीं होता है। जबकि और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक ट्रेमर। जबकि सेरेब्रल डिजीज़ अगर होती है वो भी मोटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो समवट उसके जो फीचर्स है वो सेम ही होंगे, बट इसमें इंटेंशन ट्रेमर होता है, नॉट स्टैटिक ट्रेमर। सी, वॉलेंट्री मूवमेंट्स जब हम करते हैं तो वो इम्पल्स आते कहाँ से? मोटर कॉर्टेक्स से। वो स्टिमुलेट करते हैं अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स को। गामा क्या करते हैं? गामा एफरेंट स्टिमुलेट करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ताकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टॉप हो सके, इसे बोलते हैं डैम्पिंग इफेक्ट। पर ये पार्किंसन डिजीज़ में नहीं होता है, डैम्पिंग इफेक्ट एब्सेंट होता है। नाउ मूवमेंट डिसऑर्डर्स इन पार्किंसंस। मूवमेंट डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं? वेट, सो इसमें ट्रेमर्स में क्या होता है? इमोशनल एक्साइटमेंट और एंजाइटी तीनों ही इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है एड्रिनल मेड्यूला से, जिसकी वजह से रास भी एक्साइट हो जाता है। आरएस सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, डिसअपियर्स ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के टाइम डिसअपियर हो जाएगी ट्रेमर्स, क्योंकि आरएस की एक्टिविटी कम हो गई है। कॉज क्या होता है इसका? रेटिकुलर फॉर्मेशन में या फिर उसके असेंडिंग कनेक्शन में डीजेनरेटिव लेशन हो जाना। सी, अब अगर हम एल डोपा, लीवोडोपा अगर हम देते हैं एक पार्किंसन वाले पेशेंट को जिसमें डोपामिन की कमी है, तो वो रिजिडिटी और ट्रेमर्स को डिक्रीज़ कर सकता है। वाई? हम सीधा डोपामीन ही क्यों नहीं इंजेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज डोपामीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, वाइल एल डोपा कैन। और एट्रोपिन जो है, जो कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, वो ट्रेमर्स को कंट्रोल करता है। सेकेंड जो चीज़ है वो है एकाइनेशन, हाइपोकाइनेशा, ब्रेडिकाइनेशा बोलते हैं। एकाइनेशा यानी कि हम इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं मूवमेंट, और ब्रेडिकाइनेशा यानी मूवमेंट स्लो हो रहा है, स्लो, ठीक है। सो इसमें एकाइनेशा हो जाएगा, यानी कि फाइन मूवमेंट जो है फिंगर के वो नहीं हो पाएंगे। डिफेक्ट हो जाएंगे फाइन वेरिएशंस इन स्पीच, यानी स्लो एंड मोनोटोनस स्पीच। डिफेक्ट इन मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिक्रीज ब्लिंकिंग इन आई। फेस मास्क लाइक बन जाएगा, इमोशनल मूवमेंट्स रैंडमली होंगे। लॉस ऑफ सबकॉन्शियस मूवमेंट्स, देयरफॉर नो स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग। पेशेंट बेंट फॉरवर्ड, वॉक्स क्विकली विथ शॉर्ट स्टेप्स, फॉल से बचाने के लिए। और नॉन मोटर फीचर्स भी होंगे, यानी कि स्मेल नहीं होगी, यानी एनोस्मिया। डिप्रेशन में चला जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, डे टाइम मतलब दिन में भी सोता रहेगा, और ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं, बिकॉज इसमें ब्रेन स्टेम और ये सब इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्टेक्स एंड ऑल। नाउ मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं, सी नॉर्मल में कैसे काम करता है, डिजीज में कैसे काम करता है। नॉर्मल में क्या होता है, हम जो डोपामिनर्जिक ट्रैक था वो हमने देखा था किसके पास जा रहा था, पुटामिन के पास और कॉर्डेट न्यूक्लियस के पास। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स टू नियोस्ट्रिएटम, नियोस्ट्रिएटम को हमने डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स दिया फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा, हैज़ टू इफेक्ट्स। स्टिमुलेट करता है D1 डोपामिन रिसेप्टर्स को। मेन इसमें क्या हो रहा है कि सब के सब क्या कर रहे हैं, जो GPIP है, दैट इज़ GPIS है, दैट इज़ ग्लोबस पैलिडस इंटरनल सेगमेंट जो है उसका, उन सबको वो इनिबिट कर रहे हैं वाया गाबार्जिक न्यूरॉन्स। सो स्टिमुलेट करते हैं D1 डोपामिन रिसेप्टर्स को, जो कि इनिबिट करता है GPIS वाया गाबार्जिक रिसेप्टर। लाइक सी, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये पुटामिन में जा रहा है और कॉर्डेट न्यूक्लियस में जा रहा है। तो मेनली जब ये ट्रैक्ट, जो नॉर्मली क्या होता है कि
पुटामिन में 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, D1 डोपामीन रिसेप्टर और D2 डोपामीन रिसेप्टर्स। तो ये क्या करेगा, ये D1 को तो स्टिमुलेट कर देगा और D2 को इनहिबिट करेगा। और दोनों D1 D2 का काम क्या है, जो इंटरनल सेगमेंट है ग्लोबस पैलिडिस का, इसको इनहिबिट करना वाया, इनहिबिट तो किससे करेगा, गाबा के थ्रू, ठीक है। तो दोनों यही काम कर रहा है। और इनहिबिशन ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस, जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है इसको भी इनहिबिट कर रहा है वाया GPES एक्सटर्नल सेगमेंट के थ्रू, सो दैट वहाँ से जो एक्साइटेटरी डिस्चार्ज आ रहा है GPIS के लिए, इंटरनल सेगमेंट के लिए, वो कम हो जाए। तो यही मेन चीज़ है। मेनली इसमें किसके लिए हो रहा है कि GPIS को, इंटरनल सेगमेंट जो है ग्लोबस पैलिडिस का, उसके पास कम एक्साइटेशन जाए, उसके पास सिर्फ इनहिबिशन हो उसका सिर्फ, ठीक है। और अगर डिजीज़ हो तो ये जो डोपामिनर्जिक ट्रैक्ट है ये नहीं इतना काम करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो डोपामिनर्जिक आउटपुट है नियोस्ट्रेटम के पास जो जा रहा है, मेनली पुटामिन, ये लॉस्ट हो जाएगा। तो डिक्रीज इनिबिशन एंड इंक्रीज एक्साइटेशन ऑफ सबथैलेमिक ट्रैक्ट, इनका इनिबिशन जो है वो कम हो जाएगा और जो एक्साइटेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था GPIS के लिए। और इंक्रीज इन इनहिबिटरी आउटपुट टू थैलेमस एंड ब्रेन, इनहिबिटरी आउटपुट थैलेमस को और ब्रेन को ये बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। सेकेंड डिजीज़ इज कोरिया एंड एथेटोसिस। तो इसमें ये होते क्या है, स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री मूवमेंट ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ इनहिबिटरी पाथवे। जो पाथवे है जो कि कॉर्टेक्स के थ्रू थैलेमस में जा रहा है वाया कॉर्डेट न्यूक्लियस, मेन वही है, कॉर्डेट न्यूक्लियस से, कॉर्टेक्स से जो थैलेमस में जा रहा है वाया कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कॉर्टिकल मोटर एरियाज ऑफ एफरेंट कंट्रोल। कोरिया क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, वाइल ये क्या होता है, ड्यू टू लेजन इन लेंटिकुलर न्यूक्लियस। ये रैपिड इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का, बल्कि ये कंटिन्यूस स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होते हैं। इनमें मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी, मसल वीकनेस होगा, वॉलेंट्री मूवमेंट एब्रप्ट हो जाएंगे, स्मूथ नहीं रहेंगे, और बच्चों में होता है जिनमें रिमैटिक फीवर हो। देन इज हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि ये जेनेटिक है, एबनॉर्मल जीन है, वो शॉर्ट आर्म जो है क्रोमोसोम 4 का वहाँ लोकेटेड होता है। 30 to 50 ईयर्स में ये नॉर्मली पाया जाता है। डैमेज हो जाता है गाबार्जिक और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की वजह से, जो कि इनहिबिटरी पाथवे में डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से स्लर्ड स्पीच, डिमेंशिया, ये सब होगा। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज़, ऑब्वियसली 30 to 50 में हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 10 to 15 ईयर्स के बाद डेथ हो जाएगी। उसके बाद हेमीबैलिज्म, डैमेज टू सबथैलेमिक न्यूक्लियस, स्पॉन्टेनियस अटैक्स होते हैं इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के। विल्सन डिजीज़ से नॉर्मली हमने क्या बोला था कि कॉपर में रिच होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। इस केस में जो सेरियोप्लाज्मिन होता है, वो जो कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन होता है प्लाज्मा का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो है उसका डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर, सिरहोसिस ऑफ लिवर, ये सब होगा। और कैंडिक टेरस है एक, जो कि न्यू बॉर्न्स में होती है। कैंडिक टेरस क्यों होती है, क्योंकि RH एंटीबॉडीज़ का एक डेंजरस एक्शन की वजह से, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ जाता है, वो बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है, जो कि ग्लोबस पैलिडिस को डैमेज करता है और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। अगर वो आदमी बच जाता है बच्चा, तो उसमें ट्रेमर्स और रिजिडिटी ये सब पाया जाएगा।